नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश गेम्स ऑफ गद्दी में। यूपी में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सियासी संग्राम छिड़ चुका है। हर पार्टी अपने अपने वोटर्स को साधने की कोशिश में जुटी है। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि 2022 चुनाव में अपना दम दिखाया जा सके। लेकिन क्या पार्टियों के दावे के मुताबिक वैसा ही होगा जैसा कि पार्टियों ने गुणा-गणित कर रखा है, या फिर 2022 आते आते समीकरण बदल जाएंगे? वैसे तस्वीर साफ होती जा रही है। ब्राह्मण वोटर इस वक्त सभी पार्टियों के केंद्र में है। हर कोई ब्राह्मणों को रिझाने में जुटा है। बिसात बिछानी शुरू कर दी गई है। तो क्या इस बार ब्राह्मण वोट ही सत्ता की चाबी बनेगा? सत्ता के लिए संग्राम शुरू हो चुका है, लेकिन इस बार 21 से शुरू हो रही 22 की लड़ाई आसान नहीं होगी। सत्ता के लिए संघर्ष हर पार्टी करेगी, लेकिन 2022 में किसका दांव सटीक बैठेगा ये तो समय बताएगा। बीएसपी ने अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत की और देखते ही देखते समाजवादी पार्टी भी पंडितों की तरफ झुकती दिखाई दी। 5 नेताओं से मुलाकात कर अखिलेश यादव ने संदेश साफ दिया कि हमारी पार्टी भी ब्राह्मणों की हितैषी है। तो क्या इस बार कोर वोटर के साथ ब्राह्मणों के 10 से 12% वोटरों पर सबकी नजर रहेगी? क्या ब्राह्मण ही यूपी की सत्ता की चाबी बनेंगे? इसलिए बीएसपी ने सबसे पहले दांव चला। पीछे पीछे लगे रहेंगे, पिछलग्गू की तरह अगर पीछे चलते रहेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो वो जब हम लोग आगे निकल पड़े हैं और आके हैं, तो ब्राह्मणों को जिस तरह से उन्होंने सताया था 2007 के पहले, और ब्राह्मण समाज ने उनकी सरकार को उल्टा करके बाहर कर दिया था। और इसीलिए क्योंकि उनको दलितों के साथ में ब्राह्मण समाज को ऊपर जो अत्याचार हुए थे, हत्याएं हुई थी, मारे गए थे, प्रताड़ित किए गए थे, बेइज्जत किए गए थे, तो अब वो अगर खाली दिखाने के लिए चल रहे हैं तो ब्राह्मण समाज बुद्धिजीवी समाज है, उसको मालूम है कि अब हमें किसके साथ जाना है। वैसे कौन किसके साथ जाएगा ये तो 2022 विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन वोटरों को साधने की कोशिश में हर पार्टी लगी हुई है। हर किसी को भरोसा है कि जिनकी वो बात कर रहे हैं वो उनके साथ चलने को तैयार हैं। इसलिए मायावती ने इस बार फिर से सतीश चंद्र मिश्रा का हौसला बढ़ाने की कोशिश की है। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा है, मेरे निर्देशन में पार्टी महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्र द्वारा यूपी में चल रही प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी, जो ब्राह्मण सम्मेलन के नाम से काफी चर्चा में है, के प्रति उत्साहपूर्ण भागीदारी ये प्रमाण है कि इनका बीएसपी पर सजग विश्वास है, जिसके लिए सभी का दिल से आभार। अयोध्या से 23 जुलाई को श्री रामलला के दर्शन से शुरू हुआ ये कारवां अंबेडकर नगर और प्रयागराज से होता हुआ लगातार सफलतापूर्वक आगे बढ़ता जा रहा है, जिससे विरोधी पार्टियों की नींद उड़ रही है। इसी को रोकने के लिए अब ये पार्टियां किस्म किस्म के हथकंडे अपना रही हैं। इनसे सावधान रहें। दरअसल मायावती ब्राह्मण और दलित गठजोड़ कर एक बार फिर से सियासत के केंद्र में आना चाहती हैं और ये फॉर्मूला 2007 में मायावती आजमा चुकी हैं। इसलिए उनको भरोसा है कि अगर सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर कामयाबी मिल जाए तो एक बार फिर से यूपी की सत्ता में आने का सपना पूरा हो सकता है। इसके लिए मायावती यूपी के 10% ब्राह्मणों को साधना चाहती है, जबकि उन्होंने 23% दलित वोटरों पर अपना भरोसा पहले ही जता चुकी हैं। और बीएसपी के साथ जुड़े हमारी सरकार बनाने में पूरा इन्होंने सहयोग दिया, वोट भी दिया, तन मन धन से पूरा। लेकिन हमारी सरकार जब बनी तो हमने इनके हितों का हर मामले में हर स्तर पर पूरा ध्यान रखा। लेकिन अब वो पछता रहे हैं, इनके बहकावे में आ गए। दलित लोग इनके बहकावे में नहीं आए। वैसे चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे सियासत के केंद्र में और भी जातियां आएंगी। हर किसी का अपना अपना दावा होगा। हर कोई हर जाति के साथ विकास का ढोल पीटेगा और हर कोई उनका हितैषी बनने की कोशिश करेगा। लेकिन बीजेपी को भरोसा है कि उनकी पार्टी ने सबका साथ, सबका विश्वास के साथ काम किया है, इसलिए हर कोई उनके साथ जाएगा। जो लोग बांटने की कोशिश कर रहे हैं उनको जनता सबक सिखाएगी। कोई बसपा से प्रभावित नहीं होने वाला, कोई सपा से और कांग्रेस से प्रभावित नहीं होने वाला। और वह सब जमीन अपनी खो चुके हैं। जो जनता के बीच में संकट के समय दिखाई नहीं देते, वह चुनाव के समय दिखाई देंगे। जनता उनको स्वीकार नहीं करेगी, उनको नकारने का काम करेगी।
हर किसी के अपने अपने वादे हैं। इस बीच 2022 की तैयारी में लगी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 350 का नारा दिया है। उनको भरोसा है कि इस बार जनता उनके साथ आएगी और यूपी की सत्ता की सूरत बदल जाएगी। पार्टी लगातार जनता के बीच में रहेगी और जनता का समर्थन जुटाएगी। कितनी सीटें मिलेंगी? 350 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है अपने अलायंस कर करके। तो जो अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं, क्या ऐसा होगा? क्या समाजवादी पार्टी इस बार 350 के आंकड़े को छुपाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि 2017 की लड़ाई में समाजवादी पार्टी 47 सीटों पर सिमट गई थी, जबकि 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव की पार्टी रूलिंग पार्टी थी। फिर भी कामयाबी नहीं मिली। इसलिए अखिलेश यादव अपने कोर वोटर के साथ ब्राह्मणों को साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्या समाजवादी पार्टी को लगता है कि 2017 की लड़ाई में ब्राह्मणों की अनदेखी उनको भारी पड़ी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ऐसा ही लगता है। देखिए, सपा बसपा हो चाहे कांग्रेस हो, इन सबका चरित्र अब उजागर हो चुका है। प्रदेश की जनता ये समझती है कि जब चुनाव आता है तो इनके पास प्रदेश के विकास का कोई खाका नहीं होता, इनके पास कोई मुद्दे नहीं होते हैं। जब सरकार होती है तो ये जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिक तुष्टीकरण की कुत्सित राजनीति करके उत्तर प्रदेश को पीछे धकेलते हैं। इसी का परिणाम है कि पिछले 20-25 वर्षों में उत्तर प्रदेश पीछे जा चुका था। कल तक जो लोग सहारनपुर के मंच पर खड़े होकर मुसलमानों एकत्रित हो जाओ का नारा देते थे, आज ब्राह्मणों को एकत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं के लिए काम किया है, विकास के नए माइलस्टोन स्थापित किए हैं, उसका जवाब आज विपक्ष के पास नहीं है। तो समाज को बांटकर जाति और धर्म के आधार पर राजनीतिक माहौल पैदा करना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता अब इनके झांसे में आने वाली नहीं है। वैसे गेम्स ऑफ गद्दी की लड़ाई के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। कामयाबी किसको मिलेगी ये तो समय बताएगा। वैसे पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखेंगे तो पता चलता है कि सत्ता में जो था वो दोबारा लौटकर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आया। लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार को भरोसा है कि इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने जनता का भरोसा जीतने का काम किया है। प्रदेश में डबल इंजन वाली सरकार की वजह से विकास को रफ्तार मिली है और इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए जनता 2022 की लड़ाई में उनके साथ आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। तो सबके दावे 300 नहीं 350 सीट जीतने के हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि किस आधार पर ये दावे किए जा रहे हैं। कोशिश करते हैं ये बताने की कि आखिर ब्राह्मण वोटरों को रिझाने के लिए क्या क्या हो रहा है। बीएसपी और एसपी ने ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए ब्राह्मणों पर दांव लगाया है। बीएसपी ने 23 जुलाई से अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन करके इसकी शुरुआत कर दी है, जो लगातार आगे बढ़ता दिख रहा है। जबकि समाजवादी अगर पार्टी की हम बात करें तो 22 अगस्त को सिद्धार्थ नगर से यहां पर ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत समाजवादी पार्टी करने वाले हैं। वैसे अब तक बीएसपी प्रयागराज यानी कि कौशाम्बी में और ब्राह्मण सम्मेलन कर चुकी है, जबकि समाजवादी पार्टी ने अभी तक सिर्फ तारीखों का ही ऐलान किया है। 23 अगस्त को बलिया और 24 अगस्त को मऊ में समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण सम्मेलन है, जबकि 28 जुलाई को प्रतापगढ़ में बीएसपी का सम्मेलन होगा और 29 जुलाई को सुल्तानपुर में कार्यक्रम है। वहीं समाजवादी पार्टी ने 22, 23 और 24 के अलावा नई तारीखों का ऐलान किया है। जल्द ही तारीखों की घोषणा करने की बात कही है और इसके अलावा 16 जिलों में भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने का भी काम होगा समाजवादी पार्टी की ओर से। चलिए, तो ये तो बात हो गई ब्राह्मण वोटर्स को रिझाने की रणनीति की, और यूपी की सियासी जमीन पर ब्राह्मण वोटर्स का इतिहास क्या रहा है ये भी आपको बता दें। आखिर क्यों कोशिश हो रही है ब्राह्मण वोटर्स को लुभाने की, इसकी एक बड़ी वजह है। अगर आप 2007 से 2017 तक के रिकॉर्ड को देखें तो पता चलता है कि जिनके 7 ब्राह्मण गए उनकी ही सरकार बनी। यानी कि 2007 की बात सबसे पहले करते हैं। बीएसपी के साथ 41 ब्राह्मण विधायक थे और बीएसपी की सरकार बनी, जबकि बीजेपी से उस वक्त महज 3 ब्राह्मण विधायक ही बन सके। जबकि 2012 में एक बार फिर से सत्ता की तस्वीर बदल गई और इस बार अखिलेश यादव की सरकार बनी और ब्राह्मण वोटर बंट गया। बीजेपी के 6 विधायक ब्राह्मण विधायक चुने गए और बीएसपी के 10 ब्राह्मण विधायक चुने गए, लेकिन सरकार अखिलेश यादव की बनी और 2017 में बीजेपी ने ब्राह्मणों पर सबसे ज्यादा दांव लगाया और जिसका फायदा भी मिला बीजेपी को। बीजेपी ने 58 सीटें जीती और बीएसपी के खाते में सिर्फ 4 ब्राह्मण सीट ही पहुंची है। इसलिए इस बार बीएसपी एक बार फिर सोशल इंजीनियरिंग के बलबूते ब्राह्मणों पर दांव लगाने की और सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने की तैयारी है। लेकिन इसका कितना फायदा मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा।
चलिए, यूपी में जहां 2022 की लड़ाई के लिए सियासी बिसात बिछ रही है, वहीं संसद में सरकार और विपक्ष के बीच संग्राम छिड़ा है। सरकार का दावा है कि विपक्ष मुद्दों पर चर्चा के लिए राजी नहीं, जबकि सरकार चर्चा कराने को तैयार है। इसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस एक्सपोज करने के लिए एक नई रणनीति तैयार की है। संसद का मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता दिखाई दे रहा है। सरकार का दावा है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष संसद की कार्यवाही को चलाने में साथ नहीं दे रहा है। इस मुद्दे पर दिल्ली में हुई बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा, कांग्रेस सदन नहीं चलने दे रही है। जब कोविड-19 पर बैठक बुलाई गई तो कांग्रेस ने बहिष्कार किया और अन्य दलों को आने से रोका। वैसे इस बार सत्ता और सरकार के बीच कई मुद्दों को लेकर सीधा टकराव दिख रहा है। सरकार का दावा है कि जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष ने चर्चा कराने की मांग की है, उस पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है, लेकिन विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि इस अवसर पर जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। सभी सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। जन जन के दिल में और दिमाग में ये भाव उत्पन्न करने का अवसर है कि मैं देश के लिए कुछ करूं, मैं देश के लिए कुछ अच्छा सोचूं। दुर्भाग्य से ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस पार्टी ने उसका बहिष्कार किया, अन्य पार्टियां उसमें थीं। दूसरा विषय, सरकार ने कहा कि कोरोना से लेकर के, महंगाई से लेकर के जिन मुद्दों पर भी चर्चा करना चाहते हैं, सरकार पूरी तरह से चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार ने विपक्ष को एक्सपोज करने की तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री ने बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में बीजेपी सांसदों से अपील की है कि आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर 75 गाँव का दौरा करें, 75 घंटे रुकें और सरकार की उपलब्धियों के साथ विपक्ष के कारनामों को उजागर करने का काम करें। वैसे सरकार ने चाहे जो तैयारी की हो, लेकिन विपक्षी सांसदों का आरोप है कि सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा को तैयार नहीं है। हम बातचीत करने के लिए भी तैयार है। हमने कोशिश ये कर रही की है कि सभी पार्टी के नेताओं को लेकर आप एक माहौल बनाएंगे, हम मिलकर बात करेंगे। अब सरकार का दावा है कि वो हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष की भूमिका निभा रहे आरजेडी से सांसद मनोज कुमार झा और आप सांसद संजय सिंह ने सरकार को संसद के बाहर घेरने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार वन वे पर काम कर रही है, जवाब देने की बारी आई तो उससे भाग रही है। ये इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है। होम मिनिस्टर साहब आए, प्रधानमंत्री जी आए, चर्चा हो और उस चर्चा के बाद, विशद चर्चा के बाद, क्योंकि पेगासस महज एक न्यूज आइटम नहीं है जो चौथे कॉलम में डाल दें। ये ऐसे लोगों की स्नूपिंग हो रही थी जो इस देश के महत्वपूर्ण ओहदों पर है। सरकार कहती है, सरकार की मंत्री लेखी जी का बयान है कि आतंकवादियों की जासूसी हम कैसे करेंगे ये हम आपको बताएंगे। तो आतंकवादी कौन है? सरकार के मंत्री स्मृति ईरानी जी का स्टाफ आतंकवादी है क्या? प्रहलाद पटेल जी का स्टाफ आतंकवादी है क्या? रंजन गोगोई पर आरोप लगाने वाली महिला आतंकवादी है क्या? देश के तमाम वो पत्रकार आतंकवादी है क्या? बीएसएफ के चीफ आतंकवादी है क्या? आतंकवादी है कौन? कौन लोग हैं आतंकवादी? दरअसल विपक्ष जासूसी पर चर्चा चाहता है और सरकार से जवाब मांग रहा है, लेकिन सरकार का दावा है कि विपक्ष ने जो संसद में चर्चा की बात की, उन मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि विपक्ष ने संसद सत्र बुलाने की मांग की, कोरोना के हालात पर चर्चा की मांग की, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की मांग की। सरकार ने कोरोना कंट्रोल पर विपक्ष को जवाब देने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई, लेकिन कांग्रेस ने इसका बहिष्कार कर दिया, जबकि कई अन्य पार्टियों ने हिस्सा लिया। वैसे सरकार ने संदेश दिया है कि महंगाई समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा को वो तैयार है, तो फिर विपक्ष को भरोसा क्यों नहीं है? जब सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो विपक्ष हंगामा कर क्या संदेश देना चाहता है? वो मवाली लोग हैं जो 8 महीने से अनशन पे, आंदोलन पे, धरने पे, प्रदर्शन पे बैठे हैं। 500 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं, अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन सरकार की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है कि तीनों काला कानून चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है। ये तीनों काला कानून वापस नहीं लिया जा रहा है। वैसे संसद में विपक्ष पिछले कुछ दिनों से लगातार जोरदार हंगामा कर रहा है, जिसकी वजह से सरकार को संसद सत्र चलाने में दिक्कत आ रही है।
सरकार ने इसी मुद्दे को आधार बनाकर विपक्ष को घेरने का प्लान तैयार किया है, जबकि विपक्ष का दावा है कि सरकार उन मुद्दों पर चर्चा को तैयार नहीं है जिन मुद्दों पर चर्चा जरूरी है। सरकार ने लोगों की जासूसी कराई, लेकिन जवाब देने की बारी आई तो सरकार चुप्पी साधे हुए। तो बात बहुत साफ है कि आने वाले समय में अगर ऐसा ही टकराव रहा तो संसद की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आखिर कौन संसद का वक्त बर्बाद कर रहा है, कौन काम नहीं होने दे रहा है? सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, नुकसान जनता का हो रहा है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।